डीडी एजुकेशन सेंटर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी पे बात करेंगे। पॉलिटी पे आज का टॉपिक होगा मूल अधिकार। मूल अधिकार में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक बात की गई है, लेकिन एक ही दिन में पूरा टॉपिक कंप्लीट कर पाना थोड़ा सा कठिन होगा, इसलिए आज दो अनुच्छेदों पे चर्चा किया जाएगा, अनुच्छेद 12 और 13। आगे चलने से पहले एक बात बता दें कि आप लोग चैनल को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अच्छा न लगे तो आगे का काम करिएगा, और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। तो बात करते हैं अनुच्छेद 12। अच्छा, हेडिंग डाल देना, मूल अधिकार। मूल अधिकार जिसे इंग्लिश में फंडामेंटल राइट भी कहते हैं। हमारी राइटिंग थोड़ा सा खराब है, आप समझ जाइएगा। लिखा है फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो आज बात करेंगे मूल रूप से अनुच्छेद 12 और 13 पे। अनुच्छेद 12 का जो हेडिंग है, जो टॉपिक है, उसे कहा गया है परिभाषा। मूल संविधान में भी उसे परिभाषा कहा गया है। परिभाषा का अर्थात है राज्य की परिभाषा, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 मतलब परिभाषा। अनुच्छेद 12 का हेडिंग ही है परिभाषा। परिभाषा मतलब राज्य की परिभाषा। मतलब यह है कि भाग 3 में यदि कहीं भी राज्य शब्द का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ आप क्या निकालेंगे, ये पहले ही डिस्क्राइब कर दिया गया अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि भारत जो संघ सरकार है, उस संघ सरकार और संसद, संघ सरकार और संसद, दूसरा सभी राज्यों के विधानमंडल, राज्यों के विधानमंडल, अच्छा राज्यों, सभी राज्यों की सरकार और विधानमंडल, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण, और चौथी बात है अन्य प्राधिकरण। मतलब अगर कहीं भी राज्य शब्द का प्रयोग आ जाए तो आप सीधे समझेंगे संघ सरकार और संसद, या राज्य, सभी राज्यों की सरकार और सभी राज्यों के विधानमंडल। स्थानीय निकाय का, स्थानीय प्राधिकरण का अर्थ है कि जैसे कि जिला बोर्ड, नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत या फिर जिला पंचायत, जो भी 3 पंचायत होते हैं, तो वो सभी इंक्लूड किए जाएंगे स्थानीय प्राधिकरण में। प्राधिकरण का सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि एक यूनिट है, एक निकाय है जिसके पास अथॉरिटी है नियम बनाने की, उपनियम बनाने की, विधि बनाने का, जिसके पास अथॉरिटी है कानून बनाने का, उसे सीधी तौर पे प्राधिकरण कहा जाता है। अन्य प्राधिकरण में कुछ बातें आती हैं, जैसे LIC, ONGC, कभी कभी राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, सभी बैंकें, बीमा कंपनियां। इस तरह के एक सीरीज बनी है, एक लिस्ट बनी है जिसमें 15 चीजें हैं। वो बताया गया है कि अन्य प्राधिकरण में क्या क्या होगा। तो यदि भाग 3 या भाग 4 में भी कहीं पे भी भारत के संविधान भाग 3 और भाग 4 में, अच्छा ये मूल अधिकार का संबंध भाग 3 से है, ठीक है। भाग 3 और भाग 4 में कहीं भी अगर राज्य शब्द का प्रयोग आता है तो आप सीधे समझेंगे, एक लाइन में अगर हम कहें राष्ट्रपति से लेकर के सरकारी कर्मचारी चपरासी तक अगर कोई काम करता है तो उसे राज्य कहा जाता है। जैसे अभी हाल ही की बात करें, आजकल
राज्य की दिल्ली में ही किसान जा रहे हैं दिल्ली में, तो पुलिस के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है तो सीधे तौर पे कहा जा रहा है राज्य के द्वारा काम किया जा रहा है। या फिर आप कहीं पे भी बात करेंगे, कोई भी काम करेंगे, सरकारी कर्मचारी द्वारा कोई भी काम किया जा रहा है तो उसे राज्य कहेंगे। तो राज्य की परिभाषा एक लाइन में यही है। और अगर संविधान में किस तरह से राज्य की परिभाषा लिखी गई है उसको हम लिख देते हैं एक लाइन में। संविधान की भाषा थोड़ी सी टिपिकल है, जिसमें लिखा गया है कि इस भाग में जबकि अन्यथा से अपेक्षित न हो तो राज्य का अर्थ है कि संघ की सरकार तथा संसद, राज्य की सरकार, सभी राज्यों की सरकारें तथा विधानमंडल और स्थानीय निकाय एवं अन्य प्राधिकरण से होगा। ठीक है, तो लिख देते हैं परिभाषा। इस भाग में जबकि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस भाग में जबकि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद राज्यों में प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय तथा अन्य प्राधिकरण है। कुल मिला के कह रहा है कि जब तक कहा न जाए तो इस भाग में राज्य की परिभाषा यही होगी कि भारत की सरकार तथा संसद, क्या है ना, भारत की सरकार और संसद। अच्छा, हम बगल हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, हो गया होगा। भारत की सरकार और संसद, राज्यों में प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण। तो वही बात जो हमने चार बातें कही थी, भारत की सरकार और संसद, दूसरी बात सभी राज्यों की सरकारें और विधानमंडल, तीसरी बात स्थानीय प्राधिकरण, चौथी बात अन्य प्राधिकरण। इस भारत सरकार तो जानते ही हैं आप लोग, केंद्र सरकार जिसे कहते हैं, संघ की सरकार। संसद जानते हैं, राज्यसभा, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, दो प्रकार के सदन है। तीसरी बात विधानमंडल का अर्थ है जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ पे विधानसभा, विधान परिषद दोनों। जिनमें विधान परिषद नहीं है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा। अन्य प्राधिकरण का अर्थ है जो लोकल लेवल पे हैं, जैसे कि स्थानीय प्राधिकरण का अर्थ है जो लोकल लेवल पे हैं, जैसे कि जिला बोर्ड, जिला पंचायत और नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत, ये सभी आते हैं स्थानीय निकाय में। और अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत है, हमने अभी लिस्ट लिखा था 4-5 की, उनमें से ONGC, LIC, सभी बैंक और बीमा कंपनियां, कुछ जगहों पे राष्ट्रपति और कुछ जगहों पे न्यायाधीश, जैसे कि कभी किसी की नियुक्ति करनी हो तो वो न्यायाधीश। इस प्रकार के अन्य प्राधिकरण का अर्थ सिर्फ और सिर्फ यही है कि एक यूनिट या कोई व्यक्ति जिसके पास नियम बनाने के, कोई विधि बनाने के, उपविधि बनाने के, नियम कानून बनाने की कोई अथॉरिटी हो तो उसे प्राधिकरण कहेंगे, उसे प्राधिकारी या प्राधिकरण
कहेंगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 में मूल रूप से यही बताया गया है कि कोई नियम तब कैसे असंवैधानिक होगा। इसका मतलब यह है कि यदि कोई नियम बनता है तो उसकी जांच, उसका पुनर्निरीक्षण करने की अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ये बात जांच करेगा या देखेगा कि ये जो नियम क्या नाम है कि कानून बना है वो संवैधानिक है या असंवैधानिक। लिख देते हैं अनुच्छेद 13। जिसका नाम ही है मूल अधिकारों से असंगत व अल्पीकरण करने की विधियां। ये तो हो गया हेडिंग। क्या है हेडिंग? मूल अधिकारों से असंगत व अल्पीकरण करने की विधियां। अनुच्छेद 13 में कुल मिला के 4 खंड हैं। पहले खंड में कहा गया है, लिख देते हैं 4 खंड हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, जिसमें से कि अनुच्छेद खंड 3 में 2 भाग हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। 13(1) में कहा गया है कि यदि कोई ऐसी विधि है जो संविधान के बनने के पूर्व बनी थी या कोई रूढ़ी, कोई प्रथा, इस तरह की कोई भी बात है, कानून, रूढ़ी, प्रथा, विधि, अधिनियम, जो कुछ भी हो, जो संविधान के लागू होने के पूर्व रही हो और उसे संशोधित करके न लिखा गया हो सकता हो मिस्टेक बस किसी कारणवश, तो यदि वह विधि, वह प्रथा, वह कानून इस भाग के अर्थात मूल अधिकारों को कहीं से भी क्षति पहुंचाता है या उसको कम करता है तो वो उतनी मात्रा में विधि शून्य हो जाएगा। मेरा मतलब यह है कि जैसे कि मान लेते हैं कि सती प्रथा एक प्रथा थी और हम मान लेते हैं कि उसे संविधान में नहीं लिखा गया। ठीक है, उसे संविधान में नहीं लिखा गया और वो प्रथा थी पूर्व में, तो अब उसको विधि शून्य घोषित कर दिया जाएगा भले ही उसको संविधान में न लिखा गया हो। तो ये बात वही है कि संविधान के लागू होने के पूर्व, जैसे कि सामाजिक असमानता थी या फिर कोई भी बात हो जो कि संविधान के लागू होने के पूर्व प्रथा थी, नियम था, कानून था, जो भी रहा हो, इस बात से कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन संविधान के लागू होने के बाद वो उतनी मात्रा में विधि शून्य हो जाएगी जितनी मात्रा में उसने मूल अधिकारों का हनन किया हो। उतनी मात्रा का अर्थ ये है कि यदि कोई विधान था जिसमें 5 बातें थी, 1 2 3 4 5, इसमें से 3 बातें ऐसी हैं जो कि मूल अधिकारों का हनन नहीं करती हैं, मूल अधिकारों का अल्पीकरण नहीं करती हैं, लेकिन नीचे की 2 बातें हैं जिन्होंने मूल अधिकारों का हनन किया, एफआर का हनन किया। तो ये इतनी मात्रा में, मतलब चौथा और 5वां पॉइंट इसका विधि शून्य हो जाएगा, बाकी ऊपर के 3 बातें लागू रहेंगी। यही बात कहता है अनुच्छेद 13(2) में यही बात कहा गया है कि राज्य ऐसा कोई विधि, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा। इसमें एक बात कहा गया है विधि, लिख देते हैं विधि। अच्छा, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसको आप देखेंगे तो ये बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। 1 घंटे का वीडियो है। तो अनुच्छेद 13(2) में कहा गया है कि संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो कि मूल अधिकारों का हनन करता हो, या फिर अगर कोई ऐसी विधि बन गई, संसद ने ऐसी कोई विधि बना दिया, तो वो उतनी मात्रा में विधि शून्य हो जाएगी जितनी मात्रा में उसने मूल अधिकारों का हनन किया है। बात यहीं पे आती है, ये संविधान के पूर्व की बात की गई है। संविधान लागू होने के पूर्व
लागू होने के पूर्व, और अनुच्छेद 13(2) कहता है संविधान लागू होने के बाद। दोनों में यही अंतर है। अनुच्छेद 13(1) में कहा गया संविधान लागू होने के पूर्व, 13(2) में कहा गया लागू होने के बाद। दोनों में विधि शब्द का प्रयोग किया गया है, रूढ़ी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सॉरी, 2 में रूढ़ी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 13(2) में कहा गया है कि राज्य या फिर संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो कि मूल अधिकारों का हनन करती है, या वह उतनी मात्रा में विधि शून्य हो जाएगी जितनी मात्रा में उसने एफआर का हनन किया, एफआर की क्षति की। मतलब एफआर का अर्थ ये है कि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट को शॉर्ट में एफआर कहते हैं। तीसरी बात यह है कि अनुच्छेद 13(3) में विधि की परिभाषा दी गई है। 13(3)(a) में विधि की परिभाषा और 13(3)(b) में प्रवृत्त विधि की परिभाषा। देखिए, प्रवृत्त विधि और कुछ नहीं है, अनुच्छेद 13(1) ही है एज इट इज। इसको दूसरी भाषा में बस बताया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13(3)(a) की। विधि की परिभाषा अनुच्छेद 13(3)(a) में दिया गया है। 13(3)(a) में कहा गया है विधि क्या होगी। विधि का अर्थ ये है अधिसूचना, नियम, विनियम, अध्यादेश, रूढ़ी, प्रथा, उपविधि, इन सभी बातों को कहा गया है कि विधि के अंतर्गत आएंगी। विधि के अंतर्गत परिभाषा दी गई है। विधि किसे कहेंगे? विधि के परिभाषा के अंतर्गत इन बातों को रखा गया है। साथ में ये भी कहा गया है कि वो कोई आदेश, वह कोई आदेश जो कि विधि का बल रखता है, जो कोई ऐसा कोई आदेश जो विधि का बल रखता है उसे विधि के अंतर्गत रखा जाएगा। इसमें इस परिभाषा के अंतर्गत रखा गया अधिसूचना, नियम, विनियम, अध्यादेश, रूढ़ी, प्रथा, उपविधि को रखा गया है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसमें संविधान संशोधन अधिनियम को नहीं रखा गया है। संविधान संशोधन अधिनियम को नहीं रखा गया है। इसके बारे में एक लंबा सा डिबेट है, और इस डिबेट को अगर आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको पूरा उस वीडियो को पूरा देखेंगे, तब जाके अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये हो गया अनुच्छेद 13(3). और अनुच्छेद 13(4) में कुछ भी नहीं कहा गया है। 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। शुरुआत में 3 ही इसमें खंड थे, लेकिन 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इसको जोड़ करके खंड 4 जोड़ा गया। इसमें यह कहा गया है कि अनुच्छेद 368 द्वारा भाग 20 में संविधान संशोधन की शक्ति है, जिसके अंतर्गत एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 368। इसमें यह कहा गया है कि इसकी कोई भी बात 368 पे लागू नहीं होगी। और उसी समय 368 में भी संशोधन किया गया, उसमें कहा गया कि 368 की बात अनुच्छेद 13 में लागू नहीं होगा। 13(4), ठीक है, 13(4) यहीं लिख देते हैं। 13(4) में ये कहा गया है कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात 368 पे लागू नहीं होगी, और 368 में भी यही कहा गया है कि 368 की कोई भी बात 13 पे लागू नहीं होगा। और इसको जोड़ा गया है 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमसे, आगे की बात अगले वीडियो में की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।